Bismillahirrahmanirrahim. This session is the part of the sequence of different lectures related to the research. And we will talk about different topics, from very simple topic to the complicated one about the research methodology, about the research process. और ये lectures बहुत important है, ये sessions बहुत important है उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक specifically art and design research के साथ है. No doubt about it, the core of the research is almost similar in many domains, लेकिन हम examples के साथ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो research की implementations है वो art and design के different domain में की जा सकती है. So either you are a fine artist or an art educator or a designer or even an architect, these sessions will be very important for you. तो हमारा जो पहला सेशन था दैट विल बी अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द रिसर्च, और इस सेशन में हमने मुख्तलिफ उन कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं रिसर्च के साथ. इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी थी. मेरा ये मानना है कि व्हेन वी स्टार्ट अबाउट द रिसर्च वी ऑलवेज फोकस ऑन द आइडिया जनरेशन, वी ऑलवेज फोकस ऑन द क्रिएटिविटी. और जो हमारी लास्ट सेशन का टेक था वो ये था कि we will discuss more about the system. We will try to understand the basic structure of the research. So आज का जो सेशन है that's about the purposes of research. आप लोगों के जहनों में ये चीज आती होगी कि आखिर हम रिसर्च क्यों परफॉर्म करते हैं. पहले सेशन में हमने जो रिसर्च के पर्पसेस की बात की थी वो बहुत फॉर्मल थे. दैट वाज अबाउट द एकेडमिक रिसर्च, दैट वाज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड आइडियाज. इसमें हम कुछ कोर आइडियाज की बात करेंगे जो कि रिसर्च के पीछे इन्वॉल्व होते हैं. सो लेट्स हैव अ रिकैप. पिछले दफा हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि हमें फोकस करना है रिसर्च के सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होने के आइडिया पे. इसकी मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और आने वाले लेक्चर्स में हम इसी पे बहुत ज्यादा बात करेंगे. तो आज के लेक्चर की हम बात करें तो दैट्स अबाउट द पर्पसेस ऑफ द रिसर्च. जो सबसे पहला पर्पस जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं वो हमारे ज़हन में आता है फैक्ट फाइंडिंग. हम किसी भी चीज के बारे में हकाइक जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं. हम ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म हुई है. मुख्तलिफ आइदर इट्स अ हिस्टोरिकल रिसर्च, हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं. आइदर इट्स अ मार्केटिंग रिसर्च, वी विल ट्राई टू डिस्कस, वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट फैशन एंड ट्रेंड्स, करंट फैशन एंड ट्रेंड्स और मे बी द अपकमिंग फैशन एंड ट्रेंड्स. सो जो कोर पर्पस है रिसर्च का वो फैक्ट फाइंडिंग है. तो फैक्ट फाइंडिंग की बात जब भी हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है दैट इज अ फैक्ट. तो वी शुड बी वेरी मच फेमिलियर कि हमारे लिए सच क्या है, हमारे लिए हकीकत क्या है. तो अगर हमारी रिसर्च का एम्फेसिस फैक्ट फाइंडिंग पे है तो हमें दो टर्म्स हमेशा से याद रखनी चाहिए. वन इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी एंड अदर इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. अब ये दोनों टर्म्स बहुत ही समटाइम्स कंफ्यूजन का बाइस बनती हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो आप रिसर्च पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ते हैं, तो आप इनमें डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं. लेट इट बी सिंपल. ऑन्टोलॉजी इज अबाउट द इंडिपेंडेंट बिलीफ ऑफ द रियलिटी. कि रियलिटी है क्या, सच क्या है. मीन आप रियलिटी एक होती है, रियलिटी रिलेटिव होती है, रियलिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज. रियलिटी हमारी सेंसेस से अचीव की जा सकती है. हाँ, रियलिटी को हम किसी न किसी फॉर्म में एक्सपेरिमेंट्स के साथ जान सकते हैं या रियलिटी को हम नहीं जान सकते. ये वो सारे सवाल हैं जो कि ऑन्टोलॉजी के सवाल हैं और देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. इन जर्नल रिसर्च हम इस ऑन्टोलॉजिकल बिलीव्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते और उसकी रीजन ये है कि हम इसकी फिलॉसफी और इसकी इन डेप्थ अप्रोच की बजाय एपिस्टेमोलॉजी पे ज्यादा बात करते हैं. एंड नाउ व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी ये है कि हमें रियलिटी किस तरह से परसीव होती है. मीन इफ देयर इज समथिंग रियलिटी तो हम उसको किस तरह से जान सकते हैं. मसलन हम अगर क्वेश्चनएयर किसी से फिल कराते हैं तो हमारा ये बिलीव है कि लोगों से इंटरेक्शन से रियलिटी का पता लग जाता है. एक साइंटिस्ट इस चीज पे बिलीव करता है
कि जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में तो वो हकीकत को जान सकता है. ऑल दीज टर्म्स आर बेस्ड ऑन एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीव्स. तो एपिस्टेमोलॉजी इज बेसिकली द और अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी. तो अगर आपका रिसर्च एरिया फैक्ट फाइंडिंग की तरफ है तो ये दोनों टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी. एंड देयर आर डिफरेंट थ्योरीज. जब भी आप अपनी मेथोडोलॉजी लिखते हैं, जिस तरह इसमें स्लाइड्स में मेंशन भी है, ऑन्टोलॉजी आपको लीड करती है आपके मेथड्स की तरफ, जबकि एपिस्टेमोलॉजी लीड करती है आपकी टेक्निक्स और कंक्लूजन्स को ड्राइव करने में. तो देयर आर मल्टीपल बिलीव्स जिनके आगे चल के हम बात करेंगे. जो दूसरा बड़ा पर्पस है, बहुत सारे लोग उस पर्पस को पहला पर्पस कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. आज हम जितनी भी इन्वेंशन अपनी सराउंडिंग में देखते हैं और हमें पता है कि उसके पीछे जो इंसान का माइंडसेट है, दैट्स रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं और उनको हम सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस देते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको रीटेस्ट करते हैं. एंड रिमेंबर दिस thing, it's an ongoing process, it's not something that's stagnant. तो इसके लिए मैं ये बात सब लोगों को लाजमी एड्रेस करता हूं that if you think that your idea falls under the problem solving, then you should be very much concerned about your area of concern. आज तक जितने भी लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग में अटेम्प्ट की है उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि उन्होंने अपनी सराउंडिंग के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, उसको खुद एक्सपीरियंस किया है. तो एक चीज स्टूडेंट्स के साथ मेरी हमेशा से डिबेट रहती है, व्हेन दे कम अप विद द प्रॉब्लम, you cannot directly address the whole global warming, but you can have you can take a small chunk out of it और उस पर बात की जा सकती है, उसका सोल्यूशन दिया जा सकता है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देयर इज अ माइंडसेट रिक्वायर्ड. कॉन्टिन्यूसली आप चीजों को सोचते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और ऑब्वियसली वी विल हैव अ कंप्लीट लेक्चर ऑन द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग. लेकिन इस वक्त दो टर्म्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज कॉल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड अदर इज कॉल्ड इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. मसलन हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स हमें जिंदगी में देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बहुत वेल डिफाइन होते हैं, जिनका गोल बड़ा क्लियर होता है, जिनके हमारे पास कुछ एस्टैब्लिश प्रोसीजर होता है उनको हल करने के लिए. और बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है. लेकिन एज ए डिजाइनर, एज एन आर्किटेक्ट, हम जिस प्रॉब्लम से डील करते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. यानी हमारे पास कोई क्लियर पाथ नहीं होता. हम उस प्रॉब्लम के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स, हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को प्रपोज करते हैं. And when we don't have a clear pathway, we call it the ill-structured problem. Remember this thing, many of the scientific investigations, many of the scientific discoveries are based on this idea of the problem solving. Or again, I mentioned that it's an ongoing process. और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट और डिजाइन की कम्युनिटी में और आर्किटेक्ट्स की इवन उनका तो काम ही होता है कि वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं. ये दो मेजर पर्पसेस हैं रिसर्च के. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च इन आर्ट एंड डिजाइन, देयर इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट पर्पस. एक और भी वजह है जिससे हम रिसर्च अटेम्प्ट करते हैं, दैट्स द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमंस. अगर हम इंसान की जबिलत को माजी में देखें तो हमें ये पता लगता है कि आइदर दे आर लिविंग इन अ केव्स, वो अपनी केव्स की सराउंडिंग में चीजों को पेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. हम अपनी सराउंडिंग को हमेशा से खूबसूरत बनाना चाहते हैं. ये सारी चीज जिसके पीछे एक इंसान की फितरत है, इंसान की जबिलत है, वो उसकी अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है. और हम जरूरी नहीं है कि हम हमेशा चीजों को क्रिएट किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्वेश्चन के जवाब ढूंढने के लिए करें. Many time it happens कि it's you really want to do some creative stuff in your surrounding. और आर्ट एंड डिजाइन में ये क्रिएटिव इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और मैं हमेशा से कहता हूं कि when you are working, you should be clear that आप जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है, आइदर उसकी जो रीजन है ये पर्सनल है, और there are some theories जो आप सोचते हैं कि वो क्रिएटिविटी के पीछे कार फरमा होती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिकली फॉर द डिजाइन स्टूडेंट्स. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पर्सनल रीजनिंग पे
क्रिएटिविटी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द क्रिएटिविटी. और in the series of these lectures there'll come a point when we talk more about in depth about different theories of the creativity कि आखिर ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर क्यों है. इस वक्त स्क्रीन पे मैंने 3 मेजर थ्योरीज को मेंशन किया हुआ है. यू कैन गो एंड डिटेल के साथ आप इन थ्योरीज के बारे में जान सकते हैं. खुद से भी कोशिश करें, इनको अटेम्प्ट करें. द पॉइंट इज everything we are doing in our surrounding has some reasoning. Either we are a creative person or not. Either we are making a painting or a sculpture. It has some reason behind it. और वो reason lead करती है आपकी research को. तो let me conclude. आज हमने ये डिस्कस किया है कि जो रिसर्च के पीछे 3 बेसिक पर्पसेस हैं. One is the human instinct. We call it fact finding. कि जिसमें इंसान अपनी चीजों के बारे में, सराउंडिंग के बारे में जानने की कोशिश करता है. द सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. देयर कम्स अ प्रॉब्लम और वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से अटेम्प्ट करता है. एंड द थर्ड इज द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन. तो आप लोगों ने ये जानने की कोशिश करनी है कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं वो इन तीनों में किस पर्पस में फॉल करता है. बिकॉज व्हेन यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट, आगे चल के इट विल हेल्प यू आउट इन द मेथोडोलॉजी, इट विल हेल्प यू आउट इन राइटिंग योर इंट्रोडक्शन और इवन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च. Thank you very much. These are some references. I'm Dr. Umar Hamid. Stay in touch for more lecture about research and related discipline. Thank you.